नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और तीसरे राउंड की गिनती में ही उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50% वोटों को हासिल कर लिया। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को एक बड़े अंतर से वो हराती हुई नजर आई है और तीसरे राउंड के बाद वोटों की गिनती महज औपचारिकता ही बची थी। दो राउंडों के बाद चीज जो है वो सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही थी और 3 राउंड की अगर बात की जाए तो 3,219 वोट थे। इनकी वैल्यू 8,38,839 थी और इसमें से द्रौपदी मुर्मू को 2,161 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 5,77,777 थी और यशवंत सिन्हा को 1,058 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 2,61,062 बनती थी। तो वहीं पर द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके घर पहुंचकर उन्हें जीत की बधाई दी है और दूसरी तरफ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी है। सीएम ने यह लिखा है कि नारी शिक्षा, शौर्य और सशक्तिकरण के साथ साथ जनजातीय स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन में पहुंचना भारत के जीवन लोकतंत्र और जीवित लोकतंत्र का अनुरूप उदाहरण है। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू के हृदय से गहराइयों से अभिवादन स्वीकार करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने भी ट्विटर के जरिए जो है वो देश की अब 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको बधाई दी है और उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी है। उनके घर पहुंचकर उनको बधाई दी और ये बहुत ही सुखद एक अनुभव है। यहां पर आदिवासी पहली महिला जो है देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और एक बड़े अंतर के साथ यशवंत सिन्हा को, जो विपक्ष के उम्मीदवार थे, उनको हराया है और द्रौपदी मुर्मू ने कई अंतर के साथ जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। और आपको बताएं कि 15वीं राष्ट्रपति के पद पर अब द्रौपदी मुर्मू जो है वो शपथ लेती हुई नजर आएंगी और तमाम जो विपक्ष और पक्ष के नेता हैं अब वो उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। उधर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से सोनिया गांधी से पूछताछ की गई है और इसके विरोध में कांग्रेस देश भर में लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आई। आइए आपको दिखाते हैं कि 4 जगह की तस्वीर जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई। दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार अपना प्रदर्शन दर्ज करवाती हुई नजर आई है। और दूसरी तस्वीर जो है वो चंडीगढ़ की है जहां पर प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान के साथ साथ कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। तीसरी तस्वीर पर अगर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेसियों ने ईडी के दफ्तर बाहर जाकर जोरदार प्रदर्शन किया और उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय से ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध जो है वो दर्ज करवाया है। दिल्ली नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से सोनिया गांधी से पूछताछ की गई और इसके विरोध में कांग्रेस देश भर में लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं की है जो सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस मामले में ईडी की ओर से की जा रही पूछताछ का लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जबकि दूसरी तस्वीर कांग्रेसियों की है जो दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक हुए नजर आ रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ये शिवाजी ब्रिज की तस्वीर भी है और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जो है वो भी इन दोनों तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यानी कि बड़े पैमाने के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार जो है वो एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रही है और बिना मतलब में कांग्रेस के बड़े नेताओं को फंसाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस के इससे पहले नेता राहुल गांधी से भी ईडी लगातार पूछताछ कर चुका है और इस बार नंबर सोनिया गांधी का था। इससे पहले भी सोनिया गांधी को सम्मन भेजा गया था, यानी कि वो वहां पर ईडी के दफ्तर पर पहुंचे, लेकिन सेहत का हवाला देते हुए सोनिया गांधी हर बार बचती हुई नजर आई। लेकिन इस बार उन्होंने ईडी के दफ्तर जाना पड़ा और वहां पर पहुंचकर ईडी ने उनसे पूछताछ की है। उधर चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने सोनिया गांधी की ईडी में पेशी को लेकर प्रदर्शन किया है, जिससे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान के साथ साथ कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं इसके दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा है और ये कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग भी कर रही, जो लोकतंत्र का लगातार हनन होना है। और वहीं गीता भुक्कल ने भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। केंद्र की 3 एजेंसी होती है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। उनकी क्रेडिबिलिटी है एक, तो जब उसका राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो इस वास्ते आज पूरी कांग्रेस पूरे देश में उतरी है, क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाया गया। वो एक माननीय नेता है और कोई मतलब नहीं उनका, तो इस वास्ते ये लगता है कि इन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है संघर्ष कर रही है। जिस तरह से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी का, सीबीआई का इनका दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं को तंग करने के लिए कर रही है। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता, हमारी अध्यक्षा, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी जी से लगातार पूछताछ वो कर रही है। तो मैं समझती हूँ ये संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग करने का काम सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस का पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर ईडी सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ कर रहा है और लगातार बुलाता हुआ नजर आ रहा है और उसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करती हुई भी नजर आ रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का गठन किया था। 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल का गठन किया गया था। एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित हुए। भले ही एजेएल के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा। इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। 90 के दशक में ये अखबार घाटे में जाने लगे। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। यह कर्ज कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया था। कांग्रेस पार्टी से लिए गए कर्ज को एजेएल वापस नहीं कर पाया। 2011 में यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल की 90 करोड़ की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। उस वक्त कंपनी के 38% शेयर राहुल गांधी, 38% शेयर सोनिया गांधी और बाकी शेयर कई और कांग्रेसी नेताओं के नाम से थे। आरोप है कि 90 करोड़ की वसूली के अधिकार के लिए 50 लाख रुपए का ही भुगतान किया गया था, जो कि एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। 2010 में यंग इंडिया ने 50 लाख के कर्ज को माफ कर दिया
और एजेएल पर यंग इंडिया का नियंत्रण हो गया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले में केस दर्ज करवाया। आरोप लगाया गया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल के अधिग्रहण में धोखाधड़ी किया है। आरोप है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल कर एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। इसका उद्देश्य एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश थी। गृह मंत्री अनिल विज ने कई मामलों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा कि डीएसपी के मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। तो वहीं पर उन्होंने ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर भी आगे बयान दिया। उन्होंने कहा अगर सोनिया गांधी साफ हैं तो ईडी के जांच में सहयोग करें, वो भाग आखिर क्यों रही हैं। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि डीएसपी सुरेंद्र कुमार की जो माफिया ने डंपर से कुचलकर हत्या कर दी है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाएगी और उस क्षेत्र में जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसकी भी जांच कराई जाएगी। द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति का चुनाव जीती हैं। मैं अपनी ओर से भी, हरियाणा सरकार की ओर से भी, हरियाणा के नगरवासियों के ओर से भी उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। सोनिया गांधी अगर साफ पाक हैं तो ये सब करने की क्या जरूरत है। वो जाएं, ईडी के प्रश्नों का उत्तर दें। अब इस प्रकार से ये जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर दबाव बनाना, ये तो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। हुड्डा साहब तो सोनिया गांधी के बंधुआ वर्कर हैं। वो तो अब जो वो कहेगी वही बोलेंगे, उससे अलग तो बोल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि रोजाना 8 अपहरण लगातार हो रहे हैं और प्रदेश में कोई भी सुरक्षा महसूस नहीं कर पा रहा। न कानून बनाने वाले विधायक सुरक्षित हैं और न ही कानून के रखवाले। उन्होंने कहा कि डीएसपी हत्या के मामले पर न्यायिक जांच होनी चाहिए और उनके भाई सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। तो उसमें आखिर दिक्कत क्या है। अपराध में समझो लगातार आंकड़े बढ़ते जाए। 2019 में 1,66,336 अपराध दर्ज किए गए थे और 2020 में बढ़कर 1,92,395 हो गए। साल 2020 में 1143 हत्या हुई, यानी रोज 3 या 4 हत्याएं हुई। हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश के लिए ये अपने आप में बहुत खतरनाक स्थिति है। 8 लोगों का अपहरण होता है रोज। इस प्रकार से आप कुछ भी देखो, फिरौतिया अपहरण, मतलब आज है हरियाणा की स्थिति बहुत है। भाई कानून बनाते हैं, आज कानून बनाने वाले सुरक्षित नहीं, विधायक आज जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, रखरखाव करते हैं, पुलिस सुरक्षित नहीं, डीएसपी को आज कोई भी प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। और यही कारण है इन सालों में हम हर चीज में हमारी गिरावट आई, बड़े से रकम महंगाई में। और नई दिल्ली में इंडियन अचीवर्स फोरम की ओर से आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में आयोजित 62वें राष्ट्रीय सम्मेलन के हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने संबोधित किया है। और इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल ने कहा कि चीन और अमेरिका के बाद भारत पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनता हुआ नजर आ रहा है। वर्ष 2016 और 17 में स्टार्टअप की संख्या मात्र 727 थी और वर्ष 2021 और 22 में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 69,000 हो चुकी। वहीं बंडारू दत्तात्रेय ने यह भी कहा कि नीति आयोग की ओर से महिला उद्यमिता मंच प्रारंभ किए जाने से महिलाओं को स्टार्टअप में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन मिला है। और हरियाणा के बारे में बोलते हुए बंडारू दत्तात्रेय ने यह कहा कि हरियाणा कृषि, दूध उत्पादन के साथ साथ मछली उत्पादन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन चुका है। हरियाणा में दूसरे राज्यों के युवा भी रोजगार मिलते हैं और वो हरियाणा में आते हैं। राज्यपाल ने सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान और कल्याण के साथ साथ विकास के महत्व को एक तवज्जो दी है। और उन्होंने कहा कि संतुलित प्रगति के साथ सभी को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम किया जाना चाहिए।
उधर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में 159 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने यह कहा कि प्रदेश के किसानों का जोखिम कम करने के लिए कृषि व्यापार उद्यमिता का बढ़ावा देने के माध्यम से खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाने के लिए कारगर योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और इन योजनाओं के लिए प्रदेश की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक में अनुमति प्रदान की गई है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन से कृषि के उच्च तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। विजय सांपला ने कहा कि पंजाब में करीब 2 लाख दलित छात्रों ने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि पंजाब सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति कॉलेज ही नहीं चुकाई। यानी कि इस बारे में राज्य सरकार के 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया है और विजय सांपला ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अगर पैसा देती तो ये नौबत नहीं आती। सांपला ने आगे कहा कि ये पता चला है और ये चलना चाहिए कि पैसा आखिर गया का। पिछली सरकारों के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ था जिसको लेकर उस सरकार के अफसरों ने घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन वहां रकम ज्यादा थी और इस बार भी कुछ ऐसी ही कहानी निकलकर सामने आ रही। विजय सांपला ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार केवल दलित छात्रों को ही नहीं बल्कि एजी दफ्तर में होने वाली भर्तियों में भी लगातार सामाजिक न्याय नहीं कर पा रही है। हाँ, एजी का जो पिछली जो मेरी फर्स्ट टेन्योर सी और पिछली सरकार च भी इशू आया सी ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ और उन्होंने भी। उधर इनेलो के वरिष्ठ नेता और एलानाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला कैथल में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पहुंचे और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की गठबंधन की सरकार से जनता नाखुश है और आम जन मानस जो है वो उदास और सरकार हर एक मुद्दे में फेल होती हुई नजर आ रही। सुशासन का दावा करने वाली गठबंधन की सरकार के राज्य में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हर दिन उन्हें धमकियां लगातार मिल रही। अभय चौटाला ने आगे ये भी कहा है कि सरकार ने हर विभाग पर अपने ठेकेदार बैठा दिए हैं और वहीं अजय चौटाला पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अजय चौटाला ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में भी छुरा घोंपा। एक दिन ऐसा आएगा कि जब दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला से किनारा कर अलग हो जाएंगे और अभय चौटाला ने यह भी कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव में जिला परिषद का चुनाव इनेलो पार्टी के सिंबल पर लड़ेगी और अभय चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी जेजेपी और कांग्रेस को भी जिला परिषद चुनाव में सिंबल पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। नूह के तावड़ू में खनन माफियाओं के शिकार बने डीएसपी सुरेंद्र सिंह गुरुवार को पंचतीर्थ में विलीन हो गए हैं और हिसार के जिले में डीएसपी के पार्थिव गांव सारंगपुर में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई दी गई है। पुलिस की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर और लोगों का ये हुजूम, ये दृश्य है शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की अंतिम विदाई का, जिसको लेकर सारंगपुर गांव में तो माहौल गमगीन था ही, पूरा प्रदेश डीएसपी की विदाई को लेकर गमगीन दिखा। मंगलवार को नूह जिले के तावड़ू में अरावली की पहाड़ियों में खनन माफिया का शिकार बने डीएसपी सुरेंद्र सिंह गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। सुरेंद्र सिंह को हिसार जिले के उनके पैतृक गांव
सारंगपुर में बिश्नोई समाज के रीति रिवाज के मुताबिक मिट्टी दी गई। इस दौरान हरियाणा पुलिस के जवानों से लेकर तमाम अधिकारी और डीजीपी पीके अग्रवाल तक मौजूद रहे। शहीद डीएसपी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं लोगों का हुजूम भी शहीद डीएसपी को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा था। मंगलवार को डीएसपी सुरेंद्र सिंह अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन की सूचना मिलने पर खनन माफिया पर कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान खनन माफिया ने डंपर से कुचलकर सुरेंद्र सिंह की जान ले ली थी। बताते हैं आपको क्या है मामला। व्यक्तिगत तो हमारा संपर्क बहुत रहा है उनके साथ, एज एन ऑफिसर भी वो मेरे साथ काम किया उन्होंने। अब जब मैं डीजीपी हूँ और पंचकुला बैठता हूँ, इन दिनों भी आकर बीच बीच पे वो मेरे से मिलते रहते थे। तो मेरे कई सारे ऐसी यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो एक व्यक्तिगत जो एक क्षति है वो तो हमें महसूस होता ही इस चीज़ में। पचगांव की पहाड़ी में बड़े स्तर पर अवैध खनन की जानकारी पुलिस को मिली। मामले की जानकारी मिलने के बाद तावड़ू पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ पहाड़ी पर रेड मारने के लिए पहुंचे। उन्होंने मौके पर खनन कर रहे माफिया को रोकने का प्रयास किया। खनन माफिया ने डीएसपी पर पत्थरों से भरा डंपर चढ़ा दिया। उस समय डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपनी सरकारी गाड़ी के पास खड़े थे। डंपर की टक्कर से डीएसपी सुरेंद्र सिंह नीचे गिर गए। डंपर डीएसपी सुरेंद्र सिंह के ऊपर से निकल गया। वारदात मंगलवार दोपहर करीब 12:15 बजे हुई। अंतिम संस्कार से पहले तिरंगे में लिपटे डीएसपी सुरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को गांव के स्कूल में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां लोगों के हुजूम के साथ साथ प्रदेश की सियासत के कई जाने पहचाने चेहरों ने पहुंचकर दिवंगत डीएसपी को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम बिल्कुल सरकार को जो बेटा चाहता है सरकार को देना चाहिए, क्योंकि शहीद सुरेंद्र सिंह ने बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से मिसाल वो रहे अपनी, जितना लंबा समय उनका सरकारी नौकरी में रहा, एक मिसाल थे ईमानदारी की। तो मैं समझता हूँ बेटे की इतनी बड़ी बात कही है तो निसंदेह अपने पिता का खून उसके अंदर। बहुत ही जांबाज ऑफिसर थे और बहुत ही जिस तरीके से उनकी डेथ हुई है सबके लिए हमें बहुत ही दुख की घड़ी है। जहाँ परिवार के लिए दुख की घड़ी तो है ही, उसके साथ साथ पूरे एरिया के अंदर ही, पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर के रोष भी है, दुख भी है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। आपको बताते हैं डीएसपी सुरेंद्र सिंह के बारे में। डीएसपी सुरेंद्र सिंह हिसार जिले के गांव सारंगपुर के रहने वाले थे। 12 अप्रैल 1994 को वो हिसार पुलिस में एएसआई के पद पर भर्ती हुए थे। वे अपनी मेहनत के बूते पर डीएसपी बने थे। 31 अक्टूबर को पुलिस से उनकी सेवानिवृत्ति होनी थी। मंगलवार को डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या की वारदात होने के तुरंत बाद ही पुलिस प्रशासन के साथ ही पूरी सरकार भी एक्टिव हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया और वारदात के कुछ वक्त बाद ही पुलिस ने एनकाउंटर करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी डंपर ड्राइवर को पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन डीएसपी की शहादत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर अपराधियों और माफिया में खाकी का खौफ कब कायम होगा और कब अपराधी अपनी करतूतों से बाज आएंगे। हर खबर के लिए हिसार से अनूप कुंडू की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें हर खबर।